Subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss an update. Hello dear friends, welcome to Target Education. So from today onwards we are going to discuss one of the very important topic from the mathematics, and the topic which we'll be discussing from today onwards is gonna be statistics. ध्यान देना, in future statistics I may also refer as stats. तो आप ये confuse नहीं होंगे कि सर ये stats नया word क्या है. The stats I am basically referring for the statistics. ध्यान देना, इस पूरे के पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए बेसिकली मैं कुछ 3 से 4 वीडियोस लूंगा. 3 से 4 वीडियोस का अलग अलग पर्पस और अलग अलग मोटिवेशन होगा, लेकिन आज के वीडियो का पर्पस या मोटिवेशन बिल्कुल क्लियर है. एंड हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, और आगे के वीडियोस में मैं इसको क्या करूंगा, एलोबोरेट करूंगा. पहली चीज. नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स ये एक ऐसा टॉपिक है, ये कोई स्टैंड अलोन टॉपिक नहीं है. स्टैंड अलोन टॉपिक का मतलब आप जो भी स्टैट्स में पढ़ोगे, ऐसा नहीं कि उसका जो प्रोसेस है, उसका जो कंसेप्ट है, उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, वो केवल आज के जो 3 या 4 वीडियोस जो रिलीज होने जा रहे हैं उसी में ही काम आएगा. भाई स्टैटिस्टिक्स इज नॉट अ स्टैंड अलोन टॉपिक, ये क्या है, एक ब्रॉड सेंस का टॉपिक है. और आपको पता चलेगा कल के दिन अगर आप रैंडम वेरिएबल या रैंडम प्रोसेस एनालिसिस करने जा रहे हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यूजफुल जो टूल होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है, स्टैटिस्टिक्स होने जा रहा है. और मैं जैसे जानता हूं, मैं इतने साल से अभी मैथ्स पढ़ा रहा हूं, तो मेरे को एक फेयर आइडिया है कि बच्चों को अगर मैं मैथ्स में बोल देता हूं भाई कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसमें आप कंफर्टेबल फील नहीं करते, बच्चा हाथ खड़ा करके यही बोलेगा, सर द टॉपिक इज गोना बी रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम प्रोसेस. एंड आई एम श्योर कि मैं अगर पढ़ा रहा हूं सो यू विल हैव द वेरी थरो आइडिया अबाउट द रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम प्रोसेस. बट वो समझने के लिए you had to have very handy on the statistics. इसलिए पहले मैंने आपको टॉपिक स्टार्ट किया है स्टैटिस्टिक्स. पहले मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा था, प्रोबेबिलिटी के बाद रैंडम वेरिएबल और रैंडम प्रोसेस में डायरेक्ट जंप ना करके मैंने स्टार्ट किया है स्टैटिस्टिक्स. और जैसे ये पार्ट कवर होता है, विल बी टेकिंग द कंसेप्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल विच इंक्लूड्स रैंडम प्रोसेस, मीन, वेरिएंस, एक्सपेक्टेशन ऑफ द डिफरेंट व्हाट डेटास, मे बी अ DRB और मे बी इट कैन बी अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. बट एक चीज ध्यान देना, तो आज मेरा बेसिक एम जो है वो किसके बारे में स्टडी करना है, स्टैटिस्टिक्स. तो यार एक चीज ध्यान देना, अगर मैं इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करूंगा तो कुछ नहीं है. स्टैटिस्टिक्स बेसिकली इट विल वर्क लाइक अ ब्रिज. आपका जो स्टैटिस्टिक्स है, इट विल वर्क लाइक अ ब्रिज बिटवीन द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी एंड द प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी. Theoretical probability, and practical probability. Practical probability. यार एक चीज ध्यान देना, इससे पहले मैंने आपको 10 से 11 वीडियो रिलीज किए हैं केवल किस पे, प्रोबेबिलिटीज पे. क्या क्या टाइप के प्रॉब्लम किए हैं. बाय द वे आपने क्या किया है, कॉइन को टॉस किया है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली. आपने 2 कॉइन को टॉस किया है, बाय द वे दोनों में हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली. आपने एक डाई को रोल किया है, उसमें 6 आने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली. 2 डाई रोल किया है, दोनों में 6 आने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली. एक थैला है जिसमें रेड बॉल और व्हाइट बॉल है, उसमें से एक व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली. लेकिन ये बताएंगे प्रैक्टिकली आपको कभी भी ऐसा सिनेरियो देखने को मिला है क्या, आप और आपके फ्रेंड मिलके या बैठ के प्रोबेबिलिटी का गेम खेल रहे हैं कि भाई तू एक कॉइन को टॉस कर, वहां से हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल. सो बेसिकली वो सब के सब एक थ्योरेटिकल क्या थे, अंडरस्टैंडिंग थे. उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई ऐसा सच यूज नहीं है. कभी आप अपने फ्रेंड से बोलते हो क्या भाई इसमें से व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? नो, यू डोंट डू दैट. बेसिकली दे नथिंग बट द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी. लेकिन आप थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी को जैसे प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा उनके बीच का जो ब्रिज है दैट इज नथिंग बट द स्टैटिस्टिक्स. तो आपने अभी तक जो पढ़ा है 9 से 10 वीडियोस लिए हैं, जहां आपने क्या किया, वर्ड प्रॉब्लम लिया है, कुछ नहीं किया है, अलग अलग कैलकुलेट करने की कोशिश की है प्रोबेबिलिटीज फॉर अ फेवरेबल इवेंट. और प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटीज में मैं इंक्लूड करने जा रहा हूं जितने भी रैंडम प्रोसेस और रैंडम वेरिएबल्स हो गए. तो मैं बोल सकता हूं रैंडम वेरिएबल एंड प्रोसेस, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोसेस, ये सब के सब बेसिकली अकाउंट होंगे किसमें, प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी के अंदर. और एक
क्लियर कट आइडिया दे दूं, जब तक आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में अगर एक फेयर आइडिया नहीं है, डेफिनेटली थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को आप प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी जहां आप बेसिकली बात करने जा रहे हैं रैंडम वेरिएबल और रैंडम प्रोसेस, उसके बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे जानबूझ के। इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया है, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी पढ़ाया है, और प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी जहां मैं कवर करने जा रहा हूं, कहां, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोसेस, उसको कवर करने से पहले मैं बीच में क्या लेके आया हूं, स्टैटिस्टिक्स। और आपको अगर बाय द वे एक फेयर आइडिया स्टैट्स में आ गया, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, दिस इज गोना बी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर मैथमेटिक्स। तो आप मेरे साथ बने रहेंगे, आई एम श्योर आप जैसे ये पार्ट डन करेंगे यू विल बी मच कंफर्टेबल विद दिस पार्ट ऑल्सो। हाँ, लेकिन यहां मेरे को थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में चीजों को पढ़ना पड़ेगा, डिटेलिंग भी करनी पड़ेगी जहां जरूरत होगी, सच दैट आई विल हैव द गुड कनेक्टिविटी बिटवीन द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी एंड प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी यूजिंग दी स्टैटिस्टिक्स। यार एक चीज ध्यान देना, एज पर द गेट सिलेबस स्टैटिस्टिक्स के आपके केवल 4 टूल हैं। सबसे पहला है मीन, एज पर द सिलेबस मीन, देन द नेक्स्ट इज मीडियन, द नेक्स्ट इज मोड एंड द लास्ट इज गोना बी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एज फार एज द सिलेबस इज कंसर्न, स्टैटिस्टिक्स का वो केवल 4 टूल आपको स्टडी करने के लिए बोल रहा है, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे वो केवल 4 टूल्स पे पूछे जाएंगे। लेकिन मैं अपने डिटेलिंग को इससे कुछ ज्यादा रखूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बोला, मेरा जो बेसिक एम है स्टैटिस्टिक्स को, वो केवल सिलेबस को कन्फाइन करना नहीं है, मेरे को थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी के बीच का एक ब्रिज भी बनाना है। और जब तक मैं अगर स्टैटिस्टिक्स को अगर बाय द वे एक इन लार्ज व्यू में अगर नहीं पढ़ूंगा, सो डेफिनेटली यू मे नॉट हैव द प्रॉपर ब्रिजिंग बिटवीन द थ्योरेटिकल पार्ट एंड द प्रैक्टिकल पार्ट। सो वी विल गो इनटू द डिटेल पार्ट ऑफ इट। इज द पार्ट क्लियर? चलिए, तो एक चीज ध्यान देना, अगर मैं ये देखता हूं स्टैटिस्टिक्स में आप करेंगे क्या, स्टैटिस्टिक्स में करेंगे क्या? सो अकॉर्डिंग टू मी स्टैटिस्टिक्स इज जस्ट डेटा, डेटा एंड डेटा। आप स्टैटिस्टिक्स में कुछ नहीं कर रहे हैं, डेटा से क्या कर रहे हैं, केवल प्ले कर रहे हैं। चाहे वो डेटा के कलेक्शन का पार्ट हो, उस डेटा को कलेक्ट कर लेने के बाद उससे उसका एनालिसिस का पार्ट हो, उसका एनालिसिस कर लेने के बाद उससे कुछ कंक्लूजन का पार्ट हो। यार मैं और क्या बोलूं, स्टैटिस्टिक्स कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज केवल कहां टिकी हुई है, डेटा उस पर टिकी हुई है। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, आप शायद ज्यादा अच्छे से फील कर पाओगे स्टैटिस्टिक्स का जो क्या है दायरा है वो कितना बड़ा है। छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे आप जनरली जीपीएस से गूगल मैप यूज करते होगे, जनरली जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, गूगल मैप यूज करते हैं। गूगल मैप में देखना एक चीज ध्यान देना, अगर आपने ड्रॉप किया है पॉइंट ए, आपका सोर्स पॉइंट है, पॉइंट बी अगर आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है, पॉइंट ए अगर आपका सोर्स पॉइंट है और पॉइंट बी अगर आपका क्या है डेस्टिनेशन पॉइंट है, तो आपका जो गूगल मैप है वो क्या करता है, दोनों के बीच में जितने भी पॉसिबल रूट्स होते हैं वो रूट्स बनाएगा, वो रूट्स बनाता है, बाय द वे रूट्स बनाएगा। और साथ में आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, बीच बीच में कुछ रोड्स के कलर को वो किससे रिप्रेजेंट करता है, रेड से, रेड, रेड। बाय द वे यहां थोड़ी दूर के लिए रेड है, वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है रेड से, बेसिकली वो रेड से ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यहां जो ट्रैफिक है वो क्या है, स्लो है, या फिर मैं ये बोल सकता हूं एवरेज स्पीड यहां व्हीकल्स की क्या है, स्लो है। यार एक चीज बताना, गूगल ने कायदे से डेटा कलेक्ट कहां से किया कि इस स्पैन में कायदे से जो एवरेज स्पीड ऑफ द क्या है व्हीकल है वो स्लो है। क्यों? क्योंकि आप अगर ए से बी की तरफ जा रहे हो तो आपके दिमाग में कई चीजें होंगी, आप अगर बाय द वे डेफिनेटली नहीं जाना चाहोगे ज्यादा ट्रैफिक वाले कहां से रीजन से, बट मैं ये जानना चाहूंगा कि गूगल ने कायदे से डेटा कलेक्ट कहां से किया और डेटा एनालाइज कैसे किया, सच दैट उसने ये मार्क किया है कि कायदे से ये जो क्या है आपका लेन है वो क्या है, हैवी ट्रैफिक लेन है। और एक चीज ध्यान देना, ये जो रेड है ना वो भी टाइम टू टाइम वेरी करता है। हो सकता है आप किसी भीड़ भाड़ वाले एरिया में अगर आप इवनिंग में देखेंगे तो ये रेड मार्क्ड होगा, और लेट नाइट में देखोगे तो रेड मार्क ना होकर क्या होगा, ब्लू मार्क्ड होगा। बट व्हाई दैट डिफरेंस? और बाय द वे अगर यहाँ ट्रैफिक स्लो है तो गूगल को डेटा कहां से मिला? भाई गूगल का दिमाग देखना, डेटा के साथ वो कैसे प्ले कर रहा है। सबसे पहली बात तो गूगल के लिए जो क्या है सोर्स ऑफ डेटा है वो भी आप हो, और कंज्यूमर ऑफ डेटा है वो भी आप हो। करेगा कैसे, ध्यान देना। बाय द वे आप यहां से निकल रहे हो, आप यहां पहुंचे हो, और बाय द वे आपने जीपीएस स्टार्ट किया है। आपने क्या किया है, जीपीएस स्टार्ट किया है। यहां ऑलरेडी बाय द वे अगर 50 से 60 बंदे हैं जो जीपीएस ऑलरेडी स्टार्ट कर रहे हैं, तो गूगल क्या करेगा, उनके सब के डेटास क्या करेगा, पिक करेगा। जितने भी 50-60 व्हीकल्स हैं सब के डेटा क्या करेंगे, पिक करेंगे। बाय द वे किसी का स्पीड कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर है, किसी का क्या है मान लो 12 किलोमीटर पर आवर है, किसी का मतलब 8 किलोमीटर पर आवर है।
अब गूगल करेगा क्या, ये जितने डेटा हैं आपसे ही क्या किया, आपने तो आपके भाई से ही क्या किया, उसने कलेक्ट किया, और हो सकता है उसने क्या निकाला, एवरेज निकाला। और एवरेज देख के समझ में आ रहा है ये करीबन 8-9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या हो रहा है, यहां पर व्हीकल मूव हो रहा है। इसका कहीं ना कहीं मतलब क्या है, यहां क्या है, आपका स्पीड फ्लो है। तो गूगल ने क्या किया, गूगल ने डेटा सबसे पहले कलेक्ट किया, पहली चीज। दूसरा, उसके बाद क्या किया, उसने शायद डेटा का क्या लिया, एवरेज लिया, और कायदे से डिलीवर किसको किया, डिलीवर किसको किया, आपको किया। अब कल के दिन कोई बंदा कहां से, यहां से आपकी तरफ आ रहा है, कहां, इस डायरेक्शन से रेड को क्रॉस कर चुका है और ए की तरफ आ रहा है, उसके लिए अब डेटा कहां से कलेक्ट होगा, उसके लिए ऑलरेडी आप डेटा बनोगे। क्यों, क्योंकि अगर आपने जीपीएस क्या किया है, स्टार्ट किया है, तो आप केवल यहां से डेटा फैच नहीं कर रहे हो, इवन अब क्या हो, आप सोर्स ऑफ डेटा भी हो। आप जब गूगल जीपीएस इंस्टॉल करोगे तो कई इंस्ट्रक्शन आते हैं, आप ओके ओके करके इंस्टॉल कर लेते हो, उसमें सब चीज दिया होता है कि आप दूसरे का डेटा यूज करोगे, इवन आपका डेटा हम यूज करेंगे दूसरे को डेटा क्या करने के लिए, रिफ्रेंस करने के लिए। तो यार एक चीज ध्यान देना, ये जो रेड जो पूरा का पूरा लाइन है वो आया कहां से, डेटा कलेक्ट किया गया, हो सकता है किसी और आपके कोई भाई यहां ट्रेवल कर रहे होंगे उनसे सबसे पहले डेटा को कलेक्ट किया गया, डेटा का हो सकता है एवरेज लिया गया, किसको दिखाया गया, आपको दिखाया गया। कल के दिन इधर से कोई बंदा आ रहा है और उसको अगर यहां का डेटा चाहिए होगा तो नाउ यू विल वर्क लाइक अ सोर्स ऑफ डेटा, नाउ इट विल गो टू दिस। तो एक चीज ध्यान देना, Google is charging heavily for their GPS services। आप तो एंड यूजर हो, आप बहुत ज्यादा पैसा तो पे नहीं कर सकते। अगर बोलेगा वो जीपीएस के लिए 100 रुपये महीने के लिए पे करना चालू करो, आप जीपीएस यूज करना इक्विट कर दोगे, जिसको गूगल मैप बोलते हैं। लेकिन बाय द वे, जैसे कुछ बड़े बड़े क्या हैं कंपनीज, जैसे एग्जांपल हो सकता है जोमेटो, एग्जांपल हो सकता है उबर, ओला, बेसिकली गूगल मैप्स इज चार्जिंग फॉर देम। और डेटा जो है पूरा का पूरा, जो रोड है, रोड में कहां कहां कंजम्पशन है, ज्यादा क्या है, व्हीकल स्लो है, कहां फास्ट है, ये सब का सब डेटा उसने लाया कहां से, आपसे, और दिया किसको, आपको। लेकिन आपको फ्री दिया, लेकिन जितने भी बड़ी कंपनीज है दे आर गोइंग टू चार्ज विद देम। तो एक चीज बताना, हाउ इंपॉर्टेंट द डेटा कलेक्शन इज एंड हाउ इंपॉर्टेंट द एनालिसिस ऑफ डेटा इज। आपको तो शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन पूरा का पूरा जो क्या है, गूगल मैप इज बेस्ड ऑन द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड द एनालिसिस ऑफ द डेटा। सो अब एक आपको फेयर आइडिया हुआ होगा कि डेटा से क्या क्या किए जा सकते हैं। तो मैं ये बोलता हूं कि जीपीएस का पूरा जो क्या है, कस्टमाइजेशन है, वो किस पे बेस्ड है, पूरा का पूरा कलेक्शन ऑफ डेटा एंड द इवैल्यूएशन ऑफ द डेटा। तो एक चीज ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूं स्टैटिस्टिक्स को, तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स सो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में 3 पार्ट इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले होगा कलेक्शन ऑफ द डेटा। मैं बात करूंगा कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में। जब डेटा कलेक्ट हो जाएंगे, देखेंगे कितने टाइप से अपन डेटा कलेक्ट कर सकते हैं इन अ ब्रॉड सेंस। उसके बाद मैं बात करूंगा एनालिसिस ऑफ द डेटा, एनालिसिस ऑफ द डेटा, ऑफ द डेटा। Third part is gonna be conclusion from the data, conclusion from the data, from the data. So basically, as far as the structure of the statistics is concerned, basically I am going to follow the 3 different process inside this statistics. The first is going to be the collection of data, the second is going to be analysis over the data which we have collected, which I am calling it the analysis of the data. जैसे शायद यहाँ गूगल ने क्या किया होगा, भाई आपको ये तो नहीं बताएगा कि एक गाड़ी की स्पीड 10 किलोमीटर है, एक गाड़ी की स्पीड 12 किलोमीटर है, एक गाड़ी की स्पीड 8 किलोमीटर है। आप तो पागल हो जाओगे, आपको ये बताना है भाई कि सीरियसली यहाँ ट्रैफिक क्या है, जैम है या नहीं है, या फिर स्लो मूविंग आपके व्हीकल्स हैं या फिर फास्ट मूविंग व्हीकल्स हैं। तो आपको एक डेटा चाहिए, पूरा का पूरा आपको कहानी नहीं चाहिए। अगर 10,000 अगर व्हीकल मूव कर रहे हैं, अगर मैंने एक एग्जांपल ले लिया मुंबई के किसी एक राउंडाना का, जहां क्या रहता है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है एंड अराउंड 1000 नंबर ऑफ पीपल आर यूजिंग जीपीएस, तो वहां अगर आपको 1000 डिटेल्स अगर आपके फोन में अगर अवेलेबल करा दिया जाए तो वो आपके लिए कोई सेंस नहीं करता है। आपके लिए सेंस क्या करता है कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उसका एनालिसिस मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि कायदे से यहां जो क्या है, आपके व्हीकल्स स्लो मूविंग है कि फास्ट मूविंग है। और लास्ट में मैं कुछ क्या करूंगा, कंक्लूड करूंगा। साथ में लिखते जरूर जाएंगे। तो आज के बाद से ध्यान देना, as far as the statistics introduction is concerned, I'll be discussing little bit about the collection of the data, analysis of the data and the conclusion of the data। और आगे के वीडियोस में मैं इसको और भी क्या करूंगा, एनलाइटन करूंगा। सो यहां इस पार्ट को अच्छे से आप लिख लोगे और साथ में लिखते जरूर जाओगे। तो as far as the statistics is concerned, we are just going to play with the data. Either it is collection of the data, either it's the analysis of the data, either it's the conclusion of the data. Is that part clear? चलिए अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इनको इनलार्ज करता हूं।
तो एक छोटा सा अपन क्या कर लेंगे, फ्लो चार्ट बना लेंगे, तो आपको ज्यादा आसानी होगी चीजों को समझने में। तो एक चीज ध्यान देना, अगर मैं कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में बात करूं, कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में बात करूं, डेटा कलेक्शन, तो डेटा कलेक्शन को आप दो पार्ट में बाइफरिकेट करेंगे। पहला होगा अनग्रुप्ड और दूसरा होगा ग्रुप्ड डेटा। ये दोनों क्या है, इनके दोनों के यूसेज क्या है, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। केवल अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसका एक फ्लो चार्ट ले रहा हूं कि कायदे से इन सब का बाइफिकेशन कैसा होने जा रहा है। इवन ग्रुप डेटा को आप दो पार्ट में बाइफिकेट कर सकते हैं, एक क्लोज ग्रुप और एक होगा ओपन ग्रुप। सब लिखते चलेंगे साथ में, क्लोज्ड फॉर्म और एक होगा ओपन फॉर्म। व्हाट इज द क्लोज ग्रुप, व्हाट इज द ओपन ग्रुप, व्हाट इज द अनग्रुप्ड, ये आगे की में देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, इसमें से इंपॉर्टेंट दो होंगे आपके लिए, अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप डेटा के अंदर कौन सा, क्लोज ग्रुप डेटा। बट है क्या, ये आगे जाके देखेंगे। सो एज फार एज द कलेक्शन ऑफ डेटा इज कंसर्न, देयर विल हैव द टू टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन, फर्स्ट इज अनग्रुप्ड, द सेकंड इज ग्रुप्ड। इवन द ग्रुप्ड विल हैव द टू बाइफिकेशन, द फर्स्ट इज गोना बी द क्लोज टाइप ऑफ ग्रुप्ड एंड सेकंड इज गोना बी द ओपन टाइप ऑफ ग्रुप्ड। इज दैट पार्ट क्लियर? Similarly, as far as the analysis of the data is concerned, analysis of the data, analysis of the data, और यहां से कुछ कंक्लूजन, इसका मतलब दोनों, दूसरा और तीसरा को मैंने क्या किया है, इंक्लूड किया है, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड मैं ये बोल सकता हूं यहां से कंक्लूजन, विड्रॉल ऑफ द कंक्लूजन। तो इसमें आप पहला पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी, दूसरा पढ़ेंगे डिस्पर्सन, तीसरा पढ़ेंगे स्क्यूनेस, सो एज फार एज द सेंट्रल टेंडेंसी इज कंसर्न, सेंट्रल टेंडेंसी को भी मैं कुछ पार्ट में बाइफरकेट करूंगा, सेंट्रल टेंडेंसी को कुछ पार्ट में बाइफिकेट करूंगा। हियर विल बी टॉकिंग अबाउट द मीन, जो आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है, जैसे मैंने लिखा हुआ है हियर द मीन, मीडियन, एंड हियर वी शैल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट द मोड। इवन द मीन में ध्यान देना, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मीन्स विच इंक्लूड्स अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो यार यहां ध्यान देना, आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट केवल क्या है, अरिथमेटिक मीन। बट स्टिल द मीन कैन बी फर्दर बाइफर्केटेड, द मीन कैन बी फर्दर बाइफिकेटेड, इट कुड बी अरिथमेटिक मीन, इट कैन बी जियोमेट्रिक मीन, इट कैन बी हार्मोनिक मीन। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन दोनों को देखूंगा, क्योंकि कल के दिन मैंने देखा है दूसरे ब्रांच में, मे बी केमिकल और सिविल में, मैंने ये देखा है कि कभी कभी ये एप्टीट्यूड में पूछ लिया गया है। सो एज फार एज द सेंट्रल टेंडेंसी इज कंसर्न, अपन देखेंगे क्या है पूरा डिटेल में। यहां मैं क्या करूंगा, 3 कंपोनेंट को कवर करने की कोशिश करूंगा। द फर्स्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट द मीन, इवन द मीन कैन बी फर्दर बाइफिकेटेड इन 3 पार्ट्स। द फर्स्ट इज गोना बी अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, सिमिलरली हार्मोनिक मीन, एंड सिमिलरली वी हैव गॉट द मीडियन एज वेल एज व्हाट, मोड। नाउ इवन द dispersion has the further classifications, dispersion has the further classifications which includes a range, then quartile deviation, which includes mean deviation, and which also includes standard deviation, जहां आप SD और साथ में वेरिएंस के बारे में बात करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। एंड इवन इनसाइड द स्क्यूनेस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कर्टिक्स, लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। बट एक चीज ध्यान देना, मैंने तो केवल क्या किया, मैंने बताया आपको एक ब्रॉड सेंस का आइडिया देने के लिए, सबका सब लिस्ट डाउन कर दिया है। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्या, जब भी कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में बात करेंगे तो आप केवल 2 टाइप ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा से इनकाउंटर करेंगे। या तो वो क्या होगा, अनग्रुप डेटा होगा, अगर ग्रुप डेटा है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा, क्लोज ग्रुप डेटा होगा।
नेक्स्ट, अगर आप सेंट्रल टेंडेंसी से अगर प्रॉब्लम डील करते हैं या फिर इसके कंसेप्ट को रीड करते हैं तो मैं लमसम आइडिया तो सबका दूंगा, बट आपको फोकस किस पे करना है, आप फिर से मीन, और मीन में भी कौन सा, अरिथमेटिक मीन। सिलेबस में आपके मीडियन और मोड दोनों दिए हैं, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू स्टडी बोथ ऑफ देम। फिर इस चीज को ध्यान रखना, रेड पेन यूज कर रहा हूं। सो कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए इंपॉर्टेंट होगा अनग्रुप्ड, ग्रुप्ड के लिए होगा क्लोज्ड, सिमिलरली मीन के लिए होगा अरिथमेटिक मीन, सिमिलरली मीडियन, नेक्स्ट इज गोना बी मोड। इवन द डिस्पर्सन को भी क्या करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए देयर आर द 4 नंबर ऑफ डिफरेंट टूल्स। इसमें से इंपॉर्टेंट टूल जो आपके गेट के पार्ट का सिलेबस भी है वो केवल एक है, वो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर आप स्क्वायर करेंगे सो बेसिकली यू गेट द वैल्यू ऑफ वेरिएंस। तो आप बेसिकली फोकस करने जा रहे हैं किस पे, स्टैंडर्ड डेविएशन पे। और एट लास्ट स्क्यूनेस एज सच मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज अब आपके सिलेबस में भी स्क्यूनेस कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट इट। ठीक है, तो बेसिकली वी टॉक्ड अबाउट द कलेक्शन ऑफ द डेटा, thereafter we talked about the analysis as well as the conclusion of the data। बट एनालिसिस और कंक्लूड करने के लिए कुछ ना कुछ आपको मैथमेटिकल टूल्स चाहिए होंगे। हैं तो खूब सारे मैथमेटिकल टूल्स, बट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स हैं या फिर वो टूल जो बेसिकली गेट के सिलेबस के पार्ट हैं, द फर्स्ट इज गोना बी अरिथमेटिक मीन, द नेक्स्ट इज गोना बी मीडियन, द नेक्स्ट इज गोना बी मोड, द नेक्स्ट इज गोना बी स्टैंडर्ड डेविएशन। बाय डिफॉल्ट इफ यू टेक अ स्क्वायर ऑफ इट, इट बिकम्स वेरिएंस, दैट्स ऑल इट इज। इज दैट पार्ट क्लियर? सो ये आप एक पूरा का पूरा क्या करेंगे, चार्ट बना के रखेंगे ये, ठीक है। नाउ we'll be discussing about the first point and that is nothing but the collection of the data। तो आप ये सब अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना। और अब मेरा जो फोकस होगा वो क्या, केवल किस पे फोकस करने जा रहा हूं मैं, द कलेक्शन ऑफ द डेटा के बारे में। द कलेक्शन ऑफ द डेटा, कलेक्शन ऑफ द डेटा, कलेक्शन ऑफ द डेटा। आप ये हेडलाइन जरूर लिख लेंगे, डेटा। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कलेक्शन ऑफ द डेटा। यार एक चीज ध्यान देना, मैंने जैसे ही पहले 2 पार्ट में बाइफिकेट किया, एक अनग्रुप डेटा और एक क्या, ग्रुप डेटा। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं अनग्रुप डेटा के बारे में। किसके बारे में? अनग्रुप डेटा, अनग्रुप्ड। सो लिखेंगे डेफिनेशन, द कलेक्शन ऑफ डेटा विदाउट एनी क्लास इंटरवल एंड रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। ये लिखते जरूर जाएंगे, द कलेक्शन ऑफ डेटा without any class interval and frequency is called the ungrouped data। the ungrouped data having, मैं पहले ही बताया, अनग्रुप डेटा के पास ना तो क्लास इंटरवल होगा और क्लास इंटरवल नहीं है तो डेफिनेटली इसकी फ्रीक्वेंसी भी नहीं होगी। सो मैं ये बोल सकता हूं इट्स रॉ मोस्ट फॉर्म ऑफ द डेटा, रॉ डेटा, जहां आपका क्लास इंटरवल भी नहीं होगा, क्लास इंटरवल एंड इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। नो, दे आर नॉट गोइंग टू बी। इट्स गोना बी एब्सेंट। ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना, अगर बाय द वे मैं अनग्रुप डेटा का अगर एग्जांपल लेने की कोशिश करूं तो क्या हो सकता है अनग्रुप डेटा? अगर अनग्रुप डेटा का अगर एग्जांपल लेने की कोशिश करूं तो क्या हो सकता है अनग्रुप डेटा? थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है? जैसे कि मैंने एग्जांपल नंबर 1 ले लिया, लेट्स टेक द एग्जांपल नंबर 1। Run scored by Virat Kohli. Run scored by Virat Kohli in past 5 innings of ODI। रन लिखते जाएंगे ना, सब लिखते जाएंगे, ध्यान देना, उसके बिना कुछ फीलिंग नहीं आएगा। मजा लेना है तो खाली मजा लेते रह जाओगे। क्या होगा? रन स्कोर्ड बाय द विराट कोहली इन पास्ट 5 ODIs। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, पिछले 5 जो आपने क्या किया है ODI आपके विराट कोहली या चिकू भाई ने खेला है, उसका मुझे क्या करना है, रन्स निकालना है। तो हो सकता है कुछ रन्स अगर मैं देखूं 5, तो हो सकता है 90, 20, 30, 120 और मे बी 4। ये क्या है आपके रन्स हैं, रन्स स्कोर्ड बाय विराट कोहली। तो यार एक चीज ध्यान देना, ये रॉ मोस्ट डेटा है। आज के दिन ये रन है, कल के दिन अगर बाय द वे आपने बुमराह को उठा लिया, बुमराह से आपने ये पूछ लिया भाई द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय द बुमराह इन पास्ट 5 ODIs, तो बुमराह हो सकता है पहले मैच में कितना लिया हो, 4 लिया हो, 3 लिया हो, 2 लिया हो, 5 लिया हो और 0 लिया हो। यहां मैं बात कर रहा हूं रन्स की,
किसकी? विराट कोहली। इसी सीक्वेंस में अपन एक नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते थे। द एग्जांपल हो सकता था द नंबर स्कोर्ड बाय द क्लास ऑफ स्टूडेंट। बाय द वे क्लास में कितने हैं? 5 स्टूडेंट हैं, उनके फिजिक्स में मार्क्स का जो क्या है कलेक्शन, वो भी हो सकता था आपका। यहाँ क्या होता है? ये फिजिक्स के मार्क्स होते हैं, फिजिक्स के मार्क्स होते हैं। लाइक एक स्टूडेंट पाया है 49, एक 51, एक 92, एक 91 और एक 96। तो एक चीज ध्यान देना, आप बेसिकली किस पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ द डेटा कलेक्शन को आप अनग्रुप डेटा बोल रहे हैं, जहां आप एक रॉमोस डेटा को केवल कलेक्ट कर रहे हैं, ना तो वहां क्लास है और ना ही उसका करस्पॉन्डिंग क्या है, आपके पास फ्रीक्वेंसी है। तो हर एक सॉर्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा को बेसिकली मैं कहां लिस्ट डाउन करने जा रहा हूं? अनग्रुप डेटा के अंदर। किसके अंदर लिस्ट डाउन करने जा रहा हूं मैं? अनग्रुप डेटा के अंदर। अब मैं बात करने जा रहा हूं ग्रुप्ड डेटा के बारे में, थोड़ा सा ध्यान देंगे। नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा, यार जरूर आप इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख लेंगे। द ग्रुप्ड डेटा हैज द एडवांटेज, द ग्रुप्ड डेटा हैज द एडवांटेज दैट इट compresses द कंप्लीट कलेक्शन ऑफ द डेटा। सो इसके साथ एक बेसिक एडवांटेज कनेक्टेड है, वो है कंप्रेशन। तो आप अगर बाय द वे आपके पास क्या है, ह्यूज डेटा है, और अगर आप उसको कलेक्ट करने के साथ साथ उसको क्या करना चाह रहे हैं, कंप्रेस करना चाह रहे हैं, सो डेफिनेटली द कंप्रेशन इज इन्वॉल्व विद द ग्रुप डेटा। दैट्स द फर्स्ट थिंग। दूसरा लिखेंगे द ग्रुप data are stacked or arranged. The group data are stacked or arranged in a form of class interval and its frequency. तो कायदे से ध्यान देंगे, आपके पास जो ग्रुप डेटा होगा वहां आपके पूरे के पूरे जो डेटाज हैं वो क्लास इंटरवल और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में क्या होंगे? अरेंज्ड होंगे। फ्रीक्वेंसी को रिपीटेशन भी बोला जाता है, रिपीटेशन। ठीक है। सो बेसिक पहला एडवांटेज है कि आपको अगर बाय द वे ह्यूज डेटा अगर आपने कलेक्ट किया है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, बाय द वे सचिन जो लगभग 250 या 300 मैच खेला हुआ है, अगर आप उसके रॉ डेटा नंबर ऑफ रन्स के अगर आप कलेक्ट करना चालू किए, सो ये पूरा का पूरा जो डेटा होगा बल्कि होगा हैंडल करने के लिए। बाय द वे कभी सचिन 0 में गया होगा, कभी 1 में गया होगा, कभी 2 में गया होगा, सो इट्स अ ह्यूज डेटा। तो डेटा को अगर कंप्रेस करने के बारे में अगर बात की जाए, सो आई थिंक इट्स बेटर कि आपके पास क्या हो, क्लास हो, और उस क्लास के करस्पॉन्डिंग क्या हो, आपके रिपीटेशंस हो या फिर क्या हो, फ्रीक्वेंसी हो। जब तक मैं एग्जांपल नहीं लूंगा, यू विल नॉट बी एबल टू फील हाउ द डेटा हैज गॉट कंप्रेस्ड। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने ये बोला कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन द अनग्रुप डेटा एंड द ग्रुप डेटा इज नथिंग बट द क्लास इंटरवल एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। इन अनग्रुप डेटा, नो, आई डू नॉट हैव एनी क्लास इंटरवल एंड इट्स करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, बट यस, इन केस ऑफ ग्रुप डेटा विल हैव क्लास इंटरवल एज वेल एज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। चलिए, तो मैं इसको रब आउट करता हूं। So now we can take few examples which is based on the group data. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले सकता हूं। In past 100 ODIs, one day international, run scored by a player, scored by a player. by player को मैंने क्या मान लिया है? for the time being सचिन मान लिया है। एक तरीका तो ये है कि आप ये क्या करें, इसको रॉ डेटा उठा लें कि पहले मैच में क्या था, दूसरे मैच में क्या था, तीसरे मैच में क्या था, चौथे मैच में क्या था। अब वो मैं नहीं करने जा रहा। मैंने क्या किया, ध्यान देना, सचिन के टोटल मैंने ये देखे कि 100 मैच में अगर मैक्सिमम रन कितने हैं, 100। मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो उन रन्स को मैंने क्या किया है, सबसे पहले क्लास में बांट लिया है। जैसे मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर लिया, पहला कॉलम मैंने बना लिया रन के लिए, इट्स इन बिटवीन 0 to 10, देन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, then 90 to 100। ध्यान देना, ये क्या है, अभी रन्स का एक स्पैन है। कल के दिन अगर ये बॉलर होता तो ये विकेट्स का स्पैन होता। कल के दिन अगर एक फिजिक्स का स्टूडेंट होता तो ये नंबर का स्पैन होता। तो ठीक है, इस स्पेशलाइज्ड केस के लिए क्या है, रन का स्पैन है, बॉलर के लिए विकेट्स का स्पैन होगा, फिजिक्स के एक स्टूडेंट के लिए क्या होगा, ये नंबर्स का स्पैन होगा। बट इन जनरल नाइदर वी कॉल इट रन्स बिकॉज इट्स ए स्पेशलाइज्ड केस। ना तो मैं रन बोलूंगा, ना तो मैं बॉल बोलूंगा, ना मैं यहां क्या मार्क्स बोलूंगा। इन जनरल इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ध्यान देना, इस स्पैन को क्लास। तो ये पहला क्लास है, दूसरा क्लास है, तीसरा, चौथा, टिल 100। अब मैं इसके आगे क्या करूंगा, इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज लिखूंगा। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज लिखूंगा, देखना कैसे, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज।
देखते हैं कैसे। चलिए, बाय द वे सचिन 0 से 10 बार आउट हुआ है, 10 से 20 8 बार आउट हुआ है, 20 से 30 12 बार आउट हुआ है, 10 बार आउट हुआ है, मैं एक कोई भी रैंडम डेटा ले रहा हूँ, 10 बार आउट हुआ है, 20 बार आउट हुआ है, 60 से 70 के बीच में बाय द वे एक बार भी आउट नहीं हुआ है, 70 से 80 के बीच में बाय द वे 18 बार आउट हुआ है, 2 टाइम से आउट हुआ है, और ये 20 बार आउट हुआ है, 90 से 100 के बीच में क्या 20 बार आउट हुआ है। तो एक चीज ध्यान देना, अब ये क्या होंगे बेसिकली, ये तो आपका क्लास था, अब उस क्लास के अंदर बेसिकली ये डेटा कितनी बार रिपीट हुए हैं ये दिखाता है इसकी फ्रीक्वेंसी को। या फिर मैं ये बोलूं कि 0 से 10 बार सचिन ने कितनी बार स्कोर किया, तो 10 इनिंग्स जो हैं वो कहां है, 0 से 10 के बीच में है, 8 इनिंग्स जो है वो क्या है 10 से 20 के बीच में है, 12 इनिंग्स जो है वो क्या है 20 से 30 के बीच में है। सो आई कॉल इट फ्रीक्वेंसी और आई कैन कॉल इट रिपीटेशंस। ये रिपीटेशंस ही तो है कि 0 से 10 के बीच में सचिन ने कितनी बार रन को रिपीट किया, तो 10 टाइम रिपीट किया। तो एक चीज ध्यान देना, मैंने तो एक एग्जांपल ले लिया है सचिन के रन्स का, कितने मैच में 100 मैच में। अगर ये 100 मैच में अगर रन को आपने क्या किया है क्लास और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज में अगर क्या किया है ऑल्टर किया है या फिर स्टैक किया है, तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ डेटा होगा वो कहीं ना कहीं क्या होने जा रहा है, इट्स गोना बी अ ग्रुप डेटा। मोर ओवर अगर बाय द वे आप इस रॉ डेटा को अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 यू शुड हैव अरेंज द डेटा इन 100 डिफरेंट डिस्टिंक्ट वैल्यूज। लेकिन यहां आपको देख रहा होगा कितने कॉलम में 1 2 3 10 कॉलम में पूरा का पूरा डेटा को आपने क्या किया है कंसोलिडेट कर लिया है। यह है आपका क्लास और यह है आपका फ्रीक्वेंसी। यहां से देख के समझ में आ रहा होगा कि डेटा पहले से कहीं ना कहीं क्या हुआ है, कंप्रेस हुआ है। दूसरी चीज, अब बाय द वे इस सॉर्ट ऑफ डेटा के लिए आपके पास क्या होगा, क्लास होगा और उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगा या क्या होगा, रिपीटेशन होगा। सचिन के लिए रन्स होगा क्लास, बुमराह अगर एक बॉलर है तो उसके लिए क्या होगा, विकेट्स होंगे। बाय द वे आप स्टूडेंट हो किसके, मैथमेटिक्स में अगर आप मार्क्स गेन कर रहे हो तो 0 से 100 क्या होंगे आपके, अलग अलग रन्स का क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। कल के दिन बाय द वे अगर आप हॉकी प्लेयर हो तो आपके क्या होंगे, गोल्स जो होंगे वो अलग अलग क्या बनेंगे, क्लास बनेंगे। और कितनी बार आपने उस क्लास में क्या किया है, गोल किया है, या कितनी बार उस क्लास में आपने मार्क्स स्कोर किया है, या कितनी बार आपने उस क्लास में विकेट लिया है, कितनी बार आपने उस क्लास में रन्स लिया है, वो रिपीटेशंस कहां आएगा, आपके फ्रीक्वेंसीज में आएगा। और वैसे भी अगर ओडीआई में अगर सचिन के 100 क्या इनिंग्स को अगर मैंने क्या किया है ग्रुप डेटा के फॉर्म में अगर स्टैक किया है तो डेफिनेटली जब आप इनको ऐड करेंगे क्या आएगा, 100 आएगा। देख लेंगे 10 8 18 12 40 50 60 देन 80 देन just a minute, it's gonna be 10 8 12 okay 10 इसको एक काम करो 10 करो, इट्स अ 10। अब देखो 18 30 40 50 60 60 80 एंड 20 इज गोना बी 100 इनिंग्स। इज दैट पार्ट क्लियर? तो आज के बाद से ध्यान देना, आप कभी भी तो ग्रुपिंग ऑफ द डेटा का सीधा सा मतलब यह है कि आप डेटा को क्या कर रहे हो, ग्रुप कर रहे हो इन अ फॉर्म ऑफ क्लास एंड करस्पॉन्डिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। एडवांटेज क्या है, डेटा पहले से कंप्रेस हुआ है और इससे बेनिफिट ये होने जा रहा है कि कल के दिन आपके पास क्लास और इंटरवल में प्रॉब्लम को फेच करना या अंडरस्टैंड करना विल बी सॉर्ट ऑफ इजियर वन। इज दैट पार्ट क्लियर? यार एक चीज ध्यान देना, मैंने पहले भी बोला था इवन ग्रुप डेटा को आप दो पार्ट में बाइफरकेट कर सकते हैं, एक होगा क्लोज ग्रुप में और एक दूसरा होगा किसमें, ओपन ग्रुप में। तो यार क्लोज ग्रुप और ओपन ग्रुप के बेसिक डिफरेंस क्या है? अगर ग्रुप को आपने दो पार्ट में बाइफरकेट किया है, क्लोज्ड और एक क्या होगा, ओपन ग्रुप्ड। क्लोज्ड और ओपन ग्रुप, ध्यान देना क्लोज ग्रुप का बेसिक बेनिफिट यह है कि इसमें क्लास इंटरवल will be uniform and continuous। और यहां ओपन इंटरवल में या तो क्लास इंटरवल क्या होंगे, आगे पीछे होंगे, या फिर शायद ये क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो। तो यार एक चीज ध्यान देना, अगर बाय द वे मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का अगर एनालिसिस लेता हूं तो 0 से 10 के बीच का जो डिफरेंस है उसको मैं बोलूंगा साइज ऑफ दिस क्लास। तो अगर मैं 0 से 10 के बीच का डिफरेंस देखता हूं तो कितना है साइज ऑफ दिस क्लास, 10। क्लास का अगर इंटरवल देखता हूं यहां भी कितना है, 10 10 10 10। पूरा का पूरा लास्ट का जो डेटा है वहां तक सब के सब क्या है, 10 है।
सिमिलरली अगर मैं क्लास का अगर कंटिन्यूटी देखता हूं तो ये 0 से 10 तक गया है और उसके बाद स्टार्ट फिर 10 से 20 तक हुआ है, 20 से 30 तक हुआ है, 30 से 40 तक हुआ है, 40 से 50 तक हुआ है। इसका मतलब इसके जो क्लास और इंटरवल हैं, सबसे पहली बात तो क्लास इंटरवल का साइज सेम है और दूसरा ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो बाय डिफॉल्ट ये पूरा का पूरा जो क्या होगा, कलेक्शन ऑफ द डेटा होगा। ग्रुप तो है बिकॉज इट इज हैविंग अ क्लास एज वेल एज इंटरवल, लेकिन कहां फीड होगा, क्लोज ग्रुप के अंदर। लेकिन बाय द वे अगर आपने इसमें थोड़ा छेड़छाड़ कर दिया, थोड़ा छेड़छाड़ का मतलब इन द सेंस, बाय द वे सचिन 10 में कभी गया ही नहीं है, कभी आउट नहीं हुआ 10 में, तो आपने बोला सर एक काम करो ना, 0 से 10 और इसको क्या ले लिया मैंने 11 से 20 और बाकी सब के सब कहानी को सेम रखा। तो इससे हुआ क्या, आपका जो क्लास इंटरवल है उसकी साइज जो है अब पहले से क्या हो गई, श्रिंक हो गई। ये क्या है, 9। तो मैंने जैसे भी बोला, अगर बाय द वे आपका क्लास डिसकंटिन्यूअस हो गया, देखिए जैसे ये क्या था 20 20 30 30 40 40, साथ में यहां 10 से क्या है 11। अगर आपका क्लास डिसकंटिन्यूअस हो गया, आइदर इट्स अ डिसकंटिन्यूअस, आइदर discontinuous or unequal class interval, then the particular data will be classified under the open group data. Is that part clear? तो अगर आप इसमें थोड़ा सा चेंज अगर क्या कर दिया आपने, 11 कर दिया, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो आ जाएगा वो कहां जाएगा, अनग्रुप डेटा के अंदर। इसका मतलब एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, एक बाय द वे क्लास सी देखो, फ्रीक्वेंसी तो कुछ भी हो सकती है, 0 से 10, 11 से मान लो 12, 15 to 17। तो यहां हो क्या रहा है, इट्स अनइवन सिलेक्शन ऑफ द क्लास एंड इट्स रिस्पेक्टिव इंटरवल। तो इस टाइप के क्लास के जितने भी क्लासिफिकेशंस आएंगे, स्टिल यू हैव गॉट अ क्लास, यू विल बी हैविंग अ फ्रीक्वेंसी, ये आएगा तो अभी भी ग्रुप डेटा के अंदर, लेकिन किसके अंदर रखा जाएगा, ओपन ग्रुप डेटा के अंदर। लेकिन एक चीज ध्यान देना, मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपके प्रॉब्लम मैथ्स में आ गया, अगर वो ग्रुप डेटा का है तो बाय डिफॉल्ट जो होगा वो क्या होगा, क्लोज ग्रुप डेटा का होगा। रीजन, आप आगे जाके मीन, मीडियन और मोड के जो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज यूज करेंगे। वहां फॉर्मूलाज जब आप रिकॉल करेंगे तो देख के समझ में आएगा कि वो फॉर्मूला तभी ही वैलिड हो सकते हैं जब आपका क्या हो, ग्रुप एक क्लोज ग्रुप हो। इज पार्ट क्लियर? या फिर मैं दूसरे तरीके से बोलूं, बाय द वे अगर आपके पास एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्या है, आपके पास ग्रुप डेटा है, तो आप एक फॉर्मूला इन्वेंट कैसे कर पाएंगे, मीन, मीडियन और मोड का, तभी कर पाएंगे जब इंडिविजुअल जो क्या है आपके पास क्लासेस हैं, उनका इंटरवल के साइज क्या हो, बराबर हो। नहीं तो आप एक यूनिफॉर्म फॉर्मूला का क्या नहीं कर पाएंगे, उत्पत्ति तो कर ही नहीं पाएंगे, चाहे वो मीन का हो, चाहे मीडियन का हो, चाहे क्या हो, मोड का हो। इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस कि कायदे से अगर प्रॉब्लम आपने ये कसम खा लिया है कि क्लोज ग्रुप में, सॉरी ग्रुप में अगर फॉर्म में लेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको किस फॉर्म में लेके चलना होगा, क्लोज ग्रुप के फॉर्म में। बिकॉज यू कैन हैव द स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज इन केस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज किसका हो, चाहे वो स्टैंडर्ड डेविएशन का हो, चाहे वो मीन का हो, मीडियन का हो, मोड का हो, but if their class are not well classified, then definitely you will not have any standard formula for it, and that is why it has been ruled out. तो आज के बाद से एक चीज ध्यान देना, अगर मैं कभी भी इन फ्यूचर अगर ग्रुप डेटा के बारे में बात करता हूं तो बाय डिफॉल्ट किसके बारे में बात कर रहा हूं, क्लोज ग्रुप डेटा के बारे में बात कर रहा हूं। इतना पार्ट क्लियर? आप चाहो तो मीन, मीडियन, मोड का एक फॉर्मूला उठा के भी देख लेता हूं। मोड का अगर फॉर्मूला देखता हूं तो आप कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाना, ये क्या है, del 1 डिवाइडेड बाय ऑफ del 1 प्लस ऑफ del 2, और यहां लिखा हुआ है C। यहां C क्या है, क्लास इंटरवल। यार एक चीज ध्यान देना, अगर बाय द वे आपने एक ग्रुप डेटा स्टैक किया है जहां हर एक क्लास के अगर क्या है, इंटरवल साइज अलग अलग हैं, तो आप C में कौन सा डेटा फीड करेंगे, अलग अलग क्लास के तो अलग अलग क्या है, क्लास इंटरवल हैं, तो यू विल नॉट बी एबल टू यूज दिस फॉर्मूला। सिमिलरली अगर आप कहां जाते हैं, मीडियन में भी जाते हैं, स्टिल वो भी क्या करता है, C की डिमांड करता है आपसे। अगर बाय द वे फॉर्मूला अगर आप रिकॉल करेंगे, सो देयर ऑल्सो L प्लस n/2 माइनस m डिवाइडेड बाई ऑफ f इंटू C, और यहां जो C है वो फिर से क्या है आपका, क्लास इंटरवल। तो यार ये C जो है कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म ही होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू व्हाट, जनरेट अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर गेटिंग द कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन और मोड, और वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास क्या हो, क्लास क्या हो, यूनिफॉर्म हो। सो दैट इज व्हाई मैं यहां से एक चीज कंक्लूड करना चाह रहा हूं, आपके पास केवल अब दो डेटा होंगे, या तो क्या होंगे, अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा का मतलब क्या होगा, रॉ फॉर्म ऑफ द डेटा, ये पूरे के पूरे कैलकुलेशन हो गए। और अगर ये ग्रुप डेटा होगा तो बाय डिफॉल्ट जो ग्रुपिंग होगी वो क्या होगी, क्लोज ग्रुप होगी, जहां क्लास क्या दिखेगा आपको, एक वेल मैनर्ड फॉर्म में दिखेगा। ठीक, नेक्स्ट चीज थोड़ा सा ध्यान देना, एक कॉलम मैं यहां से और भी स्टार्ट कर सकता हूं,
एक कॉलम में और भी स्टार्ट कर सकता हूं, ये होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. दिस कॉलम इज फॉर द फ्रीक्वेंसी एंड दिस कॉलम इज फॉर द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. Cumulative frequency, what it is, here it's gonna be 10 plus 8 18, here it's gonna be 30 40 50 60 plus 0 is gonna be 60, and thereafter 60 is gonna be 78, and here it's gonna be 80, and here it's gonna be 100. Is that part clear? और ये है corresponding cumulative frequency. तो आज के बाद से जान देना cumulative frequency, this is also called CF. तो आज के बाद से जान देना, अगर कभी भी अगर आपके पास ग्रुप डेटा होगा तो आपको एक क्या दिया हुआ होगा, टेबल दिया हुआ होगा, उसमें कहीं ना कहीं क्लास और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दिए हुए होंगे, और इन फ्यूचर यू कैन कैलकुलेट द व्हाट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आल्सो. एनीवेज, इन सब का जो सम होगा, आप इसको n भी बोल सकते हैं, कैपिटल N, या फिर समेशन ऑफ fi भी बोल सकते हैं. समेशन ऑफ fi मतलब कि इंडिविजुअल जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनका एडिशन. आप इसको ले सकते हैं f1, इसको ले सकते हैं f2. सिमिलरली यू कैन टेक दिस एज f10. सब का जो सम होगा वो डेफिनेटली ऐड करोगे तो कितने इनिंग्स खेले हैं सचिन ने? 100, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ऑफ द लास्ट डेटा ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बिकॉज दे विल मैच ईच अदर. वो दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे को मैच करेंगे. इज दैट पार्ट क्लियर? तो मुझे ये लगता है कि अब आपको एक फेयर आइडिया हो गया होगा कि डेटाज क्या हैं, डेटाज को कैसे कलेक्ट करने हैं, कब किस टाइप के डेटाज को कलेक्ट करना चाहिए. अगर डेटा अगर बहुत ज़्यादा है, बल्कि हैं, ग्रुपिंग में जा सकते हैं. अगर 4-5 डेटा हैं तो कहीं ना कहीं अपन क्या कर सकते हैं, किस में जा सकते हैं, अनग्रुप डेटा में जा सकते हैं. लास्ट कंक्लूजन ये होगा कि अगर मैं एक्यूरेसी के बारे में बात करूं तो स्टिल अनग्रुप डेटा इज मच बेटर देन द ग्रुप डेटा. एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं. देखो पंगा क्या है, बेसिक पंगा यहां ये आ गया है कि मैं ये पूछता हूं सचिन ने, यहां से क्या इंफॉर्मेशन है इस क्लास से, सचिन ने 0 से 10 के बीच में कितनी पारियां खेली, 10 पारियां. लेकिन यहां एक कंफ्यूजन है, 0 से 10 का मतलब क्या, वो 0 भी हो सकता था, 1 भी हो सकता था, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी. एक चीज ध्यान देना, यहां मैं 10 को एक्सक्लूड करूंगा, 10 यहां इंक्लूड होगा, 20 को इंक्लूड करूंगा, 20 यहां इंक्लूड होगा, 30 को एक्सक्लूड करूंगा, 30 यहां इंक्लूड होगा. बट एनीवेज, कायदे से सचिन ने 0 से 9 रन के बीच में यह बताने की कोशिश कर रहा है 10 बार पारियां खेली. लेकिन यह भी तो हो सकता था सचिन 0 से 9 के बीच में 10 बार 0-0-0-0 में आउट हो गया. तो कहीं ना कहीं ये जो डिटेल है वो इतना प्रॉपर नहीं है. ऑल्दो आपने डेटा को कंप्रेस कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपने क्या किया है, इंफॉर्मेशन लॉस्ट भी किया है. हो सकता है सचिन 0 से 10 के बीच में, बाय द वे 0 में ही 10 बार चला गया. तो कायदे से इस सेगमेंट में सचिन ने कितना रन बनाया भाई, 0 रन बनाया. और वही अगर आप अनग्रुप डेटा लेते तो ये 0,0,0,0,0 लिखा था, तो वहां से डेटा का इंफॉर्मेशन कहीं भी लॉस्ट नहीं होता. कल के दिन अगर आप जो भी कैलकुलेशन करते हैं तो आप एक चीज ध्यान देना, आप यहां इसका मीन डेटा लेते हैं. छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं. बाय द वे, अगर आप यहां मीन लेंगे तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोअर क्लास और अपर क्लास का क्या करते हो, एवरेज लेते हो. 0-10 का एवरेज कितना हुआ, 5. तो आप ये मान के चलते हो कि कायदे से ये जो रन है वो कितना है, 5 रन है. ये रन कितना है, 5 रन है. और सचिन ने कितनी बार बनाया है, 10 बार. तो मैं ये मान के चलता हूं इस क्लास में सचिन ने कितना रन बनाया है, 50 रन. क्यों, 0 और 10 यार, कभी वो 0 में आउट हुआ होगा, कभी वो 10 में आउट हुआ होगा, कभी वो 9 में आउट हुआ होगा, कभी 1 में आउट हुआ होगा. तो उसका एवरेज मैं यही तो करता हूं, इनका बीच का एवरेज ले लिया मैंने, क्या हुआ, 5. कितनी बार रन बनाया सचिन ने, 10. आपने ये मान लिया कि इस क्लास में उसने कितना रन बनाया, 50. लेकिन अगर बाय द वे चांस ऐसा है कि सचिन ने 0 से 10 के क्लास में हर एक बार 10 बार 0 में आउट हुआ है, तो टोटल रन कितना बनाया है उसने, 0. तो कहीं ना कहीं अगर आप प्रॉब्लम को क्लास और इंटरवल के फॉर्म में लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं चाहते या नहीं चाहते हुए एरर भी साथ में इंक्लूड करते हैं. और ये एरर रिड्यूस होता जाएगा जब आपके क्लास का इंटरवल छोटा होता जाएगा, और एरर 0 हो जाएगा जब आप 0 से 10 को 0 से 9, 0 से 8, 0 से 7 और लास्ट में उठा के पता चल रहा है 0, 1, 2, 3 और उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज लिखते जाएं. तो वहां पर आपके पास कोई भी क्या नहीं बचेगा, लॉस नहीं बचेगा, एंड दैट विल बी योर एप्रोप्रिएट रिजल्ट. अग्रीड. बट एनीवेज, इसको मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा, इसको अभी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है. आप छोटा सा कंक्लूजन जरूर लिख लेना, लिख लेंगे. इन केस ऑफ क्लोज ग्रुप डेटा, the loss is involved. The loss is involved because in first class it seems the Sachin has made the run in between 0 to 10 times. But we do not know exactly the runs scored within that frame.
एग्जाम्पल, अगर वो 0 10 बार अगर क्या हो गया, आउट हो गया होगा, सो आई विल टेक द वैल्यू एज 0, ठीक। लेकिन यहां मुझे तो कुछ डिटेल नहीं पता है, मुझे थोड़ी दिया है कि 0 10 बार आउट हुआ है, उसने ये बोला है कि 0 से 10 के बीच में वो 10 बार आउट हुआ है। तो आगे जाके मीन के लिए मैं क्या करूंगा, इसका लोअर क्लास और अपर क्लास का एवरेज लूंगा, उसको मानूंगा 5, उसको मल्टीप्लाई करता हूं फ्रीक्वेंसी को, मैं मान के चलता हूं सचिन ने यहां कितना बनाया 50 रन, सबका मैं एवरेज लेके उसके रन को क्या करूंगा, एडअप करूंगा, और लास्ट में जाके इसका क्या करूंगा, टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स समेशन ऑफ FI से क्या करूंगा, उसको डिवाइड करूंगा और आंसर निकालूंगा। डेफिनेटली एरर विल बी इन्वॉल्व्ड विद इट। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एज द क्लास इंटरवल साइज श्रिंक्स, एज द क्लास इंटरवल साइज श्रिंक्स एक्यूरेसी इंक्रीजेस। तो यहां से कुछ कंक्लूजन, क्लास इंटरवल साइज जैसे डिक्रीज होगा, एक्यूरेसी ऑफ डेटा कलेक्शन इंक्रीज होगा। लेकिन आपका डेटा क्या होता जाएगा, बल्कि भी होता जाएगा। क्या होता जाएगा, बल्कि भी होता जाएगा। जैसे जैसे आप क्लास को छोटा करोगे, डेटा क्या होता जाएगा, बल्कि होता जाएगा। तो ये अब आपको देखना है कि कितना आप क्या कर पाते हो, एरर आप क्या कर सकते हो, अकोमोडेट कर सकते हो। इट्स अप टू यू। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अगर यही क्या है वनडे का है तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ठीक है। लेकिन अगर यही T20 का होगा तो जो क्रिकेट खेलते हैं वो ज्यादा अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे। T20 में जो हाईएस्ट स्कोर होता है वो 60-70 के आसपास ही होता है, और उस समय अगर आपने स्पैन 0 से 10 ले लिया तो आपने गुनाह कर लिया। उस समय स्पैन क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर यही प्रॉब्लम किसका है, टेस्ट मैच का है, तो 0 से 10, 10 से 20 लगभग क्या करता है, सेम इंपैक्ट प्लेस करता है, क्योंकि वहां स्कोर्स क्या होते हैं, हाई स्कोरिंग गेम्स होते हैं। तो वो 0 से 10 की जगह में आप 0 से 20 भी ले लेते हैं तब भी चलता है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, तो कायदे से ये पूरा का पूरा डेटा का जो अरेंजमेंट है वो क्या होगा, कहीं ना कहीं एरोनियस होगा। बट वो एरर आप कितना अकोमोडेट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। T20 में मैं लीस्ट एरर अकोमोडेट कर पाऊंगा, क्योंकि छोटा फॉर्मेट का गेम है, कम रन्स बनते हैं, वहां एक्यूरेसी मुझे ज्यादा से ज्यादा चाहिए। वनडे मीडियोकर रेंज क्या है आपके गेम है, तो डेफिनेटली मेरे को थोड़ा सा एरर ज्यादा चलेगा, और टेस्ट मैच में ज्यादा से ज्यादा एरर चलेगा। बट इतना डिटेल करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में मुझे ये समझ में आया कि साहब अब मैं बात करता हूं कंप्लीट किसकी, क्लोज ग्रुप डेटा के बारे में। सो आज ध्यान देना, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द स्टैट्स इज ओवर। हियर वी टॉक्ड अबाउट द कलेक्शन ऑफ द डेटा, the two type of the collection. The first is gonna be ungrouped, second is gonna be grouped. If I am going to talk about the group, by default is gonna be closed group. चलिए, तो इसके जस्ट बाद बेसिकली अब मैं बात करूंगा कि इसके सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, और उस वीडियो में बेसिकली मैं केवल एक टूल के बारे में डिस्कस करूंगा, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, एंड देयर आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मीन, ऑब्वियसली मीन ऑफ द अनग्रुप्ड डेटा एज वेल एज ग्रुप डेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।